मला मराठी समजते पण बोलता येत नाही। दोस्तों, अभी एक साथी हमारा परिचय करा रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं मास्टर फर्स्ट क्लास से पास किया है। ऐसा नहीं है, मैंने सेकंड क्लास से पास किया है और मैं मोदी जी और स्मृति ईरानी नहीं हूं कि मैं अपनी डिग्री छुपा लूंगा। तो मराठी मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छे से मराठी पता है वो ये है, डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांच्या, डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांच्या, ये एक लाइन मराठी मुझे अच्छे से आती है। दोस्तों, आप सब लोग इतनी देर तक इस कार्यक्रम में यहां मौजूद हैं। मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे परिचय में एक बात और कहा जा रहा था कि देशद्रोही का आरोप लगा है। मैं सुन सुन के चट गया हूं। अब मान लीजिए एक मिनट के लिए इनकी आरोप पे ही चर्चा कर लेते हैं। चलिए भाई, आप आरोप लगाए हैं कि हम देशद्रोही हैं, तो एक सवाल का जवाब दीजिए। 56 इंच का प्रधानमंत्री आपका, माननीय राष्ट्रपति जी आपके, उपराष्ट्रपति आपका, 283 की सरकार आपकी, 18 राज्यों में सरकार आप चला रहे हैं, दिल्ली पुलिस आपकी, एलजी साहब दिल्ली के आपके, तो चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर रहे हो भाई? अगर मैंने कोई गलती की है, मान लेते हैं इनकी ही बात को, कितना बार बार सफाई देते रहिएगा? वैसे भी गंदे लोगों के सामने क्या सफाई कीजिएगा। तो मान लीजिए कि इनका आरोप सही है एक मिनट के लिए, तो यदि मैं देशद्रोही हूं और मैं घूम घूम करके महाराष्ट्र में सरकार इनकी, घूम घूम के यदि मैं भाषण दे रहा हूं और तुम्हारे कारनामों को उजागर कर रहा हूं, नहीं कुछ तो राजनीतिक दुश्मनी के लिए ही चार्जशीट फाइल करवा दो भाई। जानते हैं मसला क्या है? मसला यह है कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, करने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा है। तो ये चाहते हैं नेशनल और एंटी नेशनल के बीच में सारा बहस घूमता रहे। मैं कहता हूं कि मैंने कुछ गलत किया है, हालांकि मुझे जानने वाले लोग जानते हैं और यही बात वो कह रहे थे कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में बना और इस देश की आजादी के लिए अपनी जान दी, कुर्बानी दिया, कुर्बानियों का इतिहास लिखा। जो अंग्रेजों का दांत खट्टा करने वाला संगठन हो, जो भगत सिंह के विचारों पर अशफाक उल्लाह खां और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के झंडे को बुलंद करता हो, वो देशद्रोही कैसे हो सकता है? लेकिन मानिए कि इनका आरोप सही है, चलिए मुझे उठा करके फिर से जेल में डाल दीजिए, चार्जशीट डाल दीजिए। लेकिन क्या कीजिएगा, कोर्ट भी हमको बरी कर दे रही है, ये चार्जशीट डाल नहीं रहे हैं और यहाँ पुलिस वाले बैठे हुए हैं। तो मेरी पुलिस से बड़ी अच्छी जमती है। पता है क्यों? क्योंकि अक्सर आप ये सुनिएगा कि एक भ्रष्ट नेता जो होता है वो पूरी दुनिया का भ्रष्टाचार का बात करेगा और सारी जिम्मेवारी जो है नौकरी में काम कर रहे छोटे कांस्टेबल के कंधे पे डाल देगा। अब ये सवाल इनका कोई नहीं उठाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू यूनियनाइज, हर किसी को अपना संघ बनाने का अधिकार हमारा संविधान देता है, जिसकी प्रस्तावना हमने अभी पढ़ी थी। तो संघ बनाने का अधिकार पुलिस को क्यों नहीं है, पुलिस का यूनियन क्यों नहीं है? मैं ये सवाल पूछता हूं कि भाई साहब, आजकल अंडर बियर 120 रुपए में नहीं सिलता है, अन्ना मिलता है, इनको वर्दी सिलने के लिए 115 रुपया दिया जाता है। जो लाश होती है उस लाश को डिस्पोज करने के लिए, एक एक इंसान की लाश को डिस्पोज करने के लिए इनको 1400 रुपया दिया जाता है। अब मुझे बताइए कि 1400 रुपए में
लकड़ी खरीद करके किसी इंसान को जलाना संभव है, तो फिर क्या करते हैं? ये बेचारे जो है अपने यहाँ के काम करने वाले 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, उनको पकड़ते हैं और लाशों को नदियों में भिजवा देते हैं। किसकी गलती है? दुनिया के अंदर जो दौलत की रेस लगाई गई है, उस रेस में यदि एसएचओ साहब कहेंगे कांस्टेबल को, और बताओ कितना मारे हो, तो कांस्टेबल कहेगा सर कुछ नहीं, आज तो कोई कमाई नहीं चल रहा है, बड़ा हालत खराब है, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन आ गया है। कहेगा बकवास बंद करो और मेरा बेटा जो है उसके लिए एक मोबाइल खरीद करके लाओ। तो कांस्टेबल क्या करेगा? कांस्टेबल बेचारा आएगा सिग्नल पे, और आप यदि हेलमेट लगाए हैं तो पूछेगा कि आरसी कहाँ है। आप यदि आरसी दे देंगे तो कहेगा लाइसेंस कहाँ है। लाइसेंस दे देंगे तो कहेगा कि जूता क्यों नहीं पहने हो, शर्ट फुल पैंट के अंदर में क्यों नहीं डाले। आखिर उसमें कांस्टेबल की क्या गलती है? बात ऐसी नहीं है कि एसएचओ साहब ही जिम्मेवार हैं। अब एसएचओ साहब की पोस्टिंग ही इसी बात के लिए होती है कि हर थाने का रेट लगा हुआ है। जैसे आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो टमाटर 200 रुपए किलो, सेब 250 रुपए किलो, जैसे रेट होता है उसी तरीके से थाने की भी रेट होती है, और उस रेट के आधार पर डीएसपी जो है एसएचओ साहब को बहाल करता है। अब डीएसपी जब एसएचओ साहब को बहाल करेगा तो एसएचओ साहब से पैसा डीएसपी लेगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएसपी ही पैसा खाता है। डीएसपी को पैसा डीसीपी को पहुंचाना पड़ता है, और डीसीपी साहब को पैसा डीजीपी को पहुंचाना चाहता है, और डीजीपी साहब चाय पीते हैं होम मिनिस्टर के साथ में। अब ये जो स्थिति है, इस स्थिति में मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, वसुंधरा राजे जी की सरकार है। पहली बार ऐसा हुआ है कि होम मिनिस्टर को राजस्थान पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि एक तो जब केंद्रीय वेतन आता है तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं वो हल्ला करते हैं, वो रोड पे आते हैं, हर बार रोड पे आते हैं कि हमारा जो है 7th पे कमीशन लागू कर दीजिए, हमारा 7th पे कमीशन लागू कर दीजिए, और बहुत हल्ला करने के बाद उसको लागू कर दिया जाता है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 7th पे कमीशन लागू होने के बाद पैसा बढ़ करके नहीं, पैसा घट करके आया है। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में जो खीरा चोर है उसको तो चोर कहा जाता है। कांस्टेबल को, एसएचओ को, क्लर्क को, बड़ा बाबू को, ब्लॉक में काम करने वाले को, बिजली डिपार्टमेंट में काम करने वाले को, रेलवे में काम करने वाले को तो आप चोर कहते हैं, क्योंकि इनको चोर कहना आसान है। लेकिन इनके द्वारा जो काम किया जाता है उसका जो असली सरदार है उसके सामने तो आप नेताजी नमस्कार करके खड़े हो जाते हैं। मुझे ये बताइए कि इजी केक खाना आसान होता है? नहीं, चाकू लिए काट करके खा लिए हैप्पी बर्थडे टू यू। केक बनाना आसान नहीं होता है। सिस्टम पे उंगली उठाना आसान होता है, सिस्टम को बदलना आसान नहीं होता है। और हमारे टीचर एक बार कहा करते थे, बेटा क्रांति सबको चाहिए, भगत सिंह सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि हमारा बेटा भगत सिंह हो जाए। मसला यह है कि अभी गिना रहे थे आप, ये सच है कि अभी के जो राष्ट्रपति साहब हैं वो बीजेपी के हैं, आप जानते होंगे, और कई बार जो है बड़ा दावे के साथ कहते हैं कि हम दलित भी हैं, सम्मान है उनका बहुत ज्यादा, महोदय हैं, महामहिम है इस देश के। तो उन्होंने कहा कि जब मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ता था, पानी घर में गिरता था, तो हमको लगा कि अब अगला वाक्य बोलेंगे कि अब इस देश के अंदर कॉमन स्कूल सिस्टम होगा, समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। लेकिन अगला ही वाक्य उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल भी होना चाहिए। सर, प्राइवेट स्कूल तो है ही इस देश में, लेकिन यही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की जो होड़ है, उस होड़ से समाज के अंदर भ्रष्टाचार की मनोवृत्ति पैदा होती है। भ्रष्टाचार अपने आप में कोई नीति नहीं है, निजीकरण की नीतियों से भ्रष्टाचार पैदा होता है, यह बात हमको समझना पड़ेगा। और जो निजीकरण की नीति है उसमें क्या होता है, अब डीसीपी साहब कभी ये चाहेंगे कि उनका बच्चा एसएचओ के बेटा के साथ पढ़े, उनकी बच्ची जो है वो एसएचओ के बेटा के साथ पढ़े, ऐसा चाहेंगे? नहीं। वो चाहेंगे कि हमारे बच्चे का एडमिशन कहाँ हो जाए, दून पब्लिक स्कूल में हो जाए। लेकिन दून पब्लिक स्कूल में
अगर डीजीपी साहब का बच्चा पढ़ेगा, डीसीपी साहब का बच्चा पढ़ेगा, तो प्रधानमंत्री का बाल बच्चा कहां पढ़ने के लिए जाएगा? ये जो समाज के अंदर ऊंच नीच बनाई गई है, इस ऊंच नीच में जहां आपको लगता है आप जिस पायदान पे खड़े हैं, आप जिस सीढ़ी पे खड़े हैं कि हमसे नीचे ये लोग हैं, वहां आप ये सोचना भूल जाते हैं कि आपसे ऊपर कौन लोग बैठा हुआ है। और ये जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, इस ऊंच नीच की व्यवस्था पे जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग भगत सिंह के विचारों को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को इस समाज में लागू करना चाहते हैं, पड़ोसी के घर में भगत सिंह नहीं, खुद भगत सिंह बनना चाहते हैं, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे माहौल में सच तो हर कोई जानता है कि कड़वा होता है। जब आप सच बोलेंगे तो उस सच के इर्द गिर्द कोई बहस नहीं खड़ा हो, उस सच के दूर जाकर के कोई बहस खड़ा किया जाए। इसीलिए ये राष्ट्रवाद बनाम गैर राष्ट्रवाद या देशभक्त बनाम देशद्रोही, नेशनल वर्सेस एंटी नेशनल का डिस्कोर्स खड़ा किया गया है। और यह सवाल सुन करके मैं अब परेशान नहीं होता हूं। अब तो उमा भारती को भी हम अच्छा लगने लगे हैं। धन्यवाद मैडम जी। कल को हो सकता है कि भाजपा के दूसरे मंत्री भी कह दें कि नहीं बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन उनको एक बात मैं कह देना चाहता हूं, ना आपके अच्छे का सर्टिफिकेट चाहिए, ना आपके बुरे कहने से हम रुकने वाले हैं। ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। हमारी लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई है, हमारी लड़ाई विचारधारात्मक लड़ाई है, और यह लड़ाई सिर्फ भाषणों में नहीं, हमारे जीवन के एक एक क्रियाकलापों में परिलक्षित होने वाला है। इस बात को आप जान लीजिए। अभी बेगूसराय जिले में, मैं नासिक का इतिहास पढ़ रहा था, नासिक में भी कुंभ लगता है। हमारे यहां भी एक कुंभ लगा दिया गया। कुंभ लगने के बाद कुछ मासूमों की जान चली गई। मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसी सब चीज के बीच हमारे यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, कन्हैया बड़ा अच्छा लड़का था, उसको देशद्रोही नहीं कहना चाहिए। भाजपा की मीटिंग थी, आपस में एक दूसरे पे जूता चप्पल चलाने लगे हैं। अब ये बहस हमारी महफिल से उठ करके उनकी महफिल में चली गई है। और एक गाना आप लोग सुने होंगे, अब मेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। दोस्तों, मैं एक बहस में गया था बेंगलोर। एक साहब कह रहे थे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स कुछ और होता है, रियल पॉलिटिक्स कुछ और होता है। उसी साहब ने कहा कि आप जो भी कर रहे हो, लेकिन जब तक आप चुनाव जीत करके नहीं आते हैं, तब तक इस पॉलिटिक्स का और इस एक्टिविज्म का कोई मतलब नहीं है। उनकी बात एक स्तर तक सही हो सकती है, लेकिन ये महाराष्ट्र की धरती है, एक से एक महान लोग यहां पैदा हुए हैं। इसी धरती पे, नासिक की धरती पे, मंदिर प्रवेश का आंदोलन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने चलाया था। बाबा साहब बखूबी जानते थे इस बात को कि मंदिर जाने से कुछ होने वाला नहीं है, और उसी आंदोलन के बाद उन्होंने साफ साफ कहा था, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हिंदू होकर के मरेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने मंदिर प्रवेश के अधिकार का संघर्ष क्यों किया? इसलिए किया कि मंदिर जाएंगे कि मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारे में बैठेंगे कि गिरजाघर जाएंगे, कि हमको गुरु नानक को याद की पूजा करनी है, यीशु मसीह की इबादत करनी है, अल्लाह को नमाज अदा करना है, कि जय श्री राम कहना है, ये हमारी मर्जी है, हम पे कोई कुछ थोप नहीं सकता है। ये उस अधिकार की लड़ाई थी। हम मानते हैं कि हमारे लोकतंत्र में बहुत सारी खामियां हैं। हम मानते हैं कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। हम मानते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से समाज नहीं बदल जाता है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर परिवार जीवन की पहली पाठशाला होती है, तो परिवार में यदि इंसान को राजनीतिक समझ की शिक्षा न दी जाए, तो इंसान गैर राजनीतिक होगा, और जो इंसान गैर राजनीतिक होगा वो गैर सैद्धांतिक होगा, और गैर सैद्धांतिक इंसान नहीं होते हैं, वो मशीन होते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा।
तो ये जो इंसानियत की समझ है, उस इंसानियत की समझ को पैदा करने के लिए विद्यालय और विश्वविद्यालय बने हैं। और इस विद्यालय और विश्वविद्यालय में जानबूझ करके स्टूडेंट पॉलिटिक्स को खत्म किया गया है। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को क्यों खत्म किया गया है? स्टूडेंट पॉलिटिक्स को इसलिए खत्म किया गया है कि भाई भतीजावाद सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होता है। देखते होंगे आजकल सीनियर बच्चन, जूनियर बच्चन, सीनियर रोशन, जूनियर रोशन, है? आपके बगल में तो मुंबई है, आप तो जाते आते रहते होंगे। तो भाई भतीजावाद किसी एक क्षेत्र में नहीं होता है, वो एकेडमिक्स में होता है, वो नौकरियों में होता है, वो राजनीति में होता है, आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू में होता है। और इस भाई भतीजावाद के चलते क्या होता है? भाई भतीजावाद के चलते समानता का अवसर, जिसकी बात संविधान की प्रस्तावना में की गई है, उस अवसर को समाप्त कर दिया जाता है। और उस अवसर को कुछ लोग यदि तोड़ करके, लड़ करके, झगड़ करके उस अवसर को प्राप्त करते हैं तो उसको हीरो की तरह प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि आखिर वो तमाम लोग जो आज भी अवसर नहीं मिलने के चलते भटक रहे हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी? उनके हक और अधिकार की लड़ाई जन आंदोलनों से लड़ी जाएगी, सामाजिक आंदोलनों से लड़ी जाएगी। यह बात हमको समझना होगा। कितने महेंद्र सिंह धोनी हैं, कितने ट्यूबवेल पंप चलाने वाले ऑपरेटर हैं जिनके बच्चे क्रिकेटर बन पाते हैं, कितने विराट कोहली हैं, कितने रोहित वेमुला हो पाते हैं, कितने लोग जेएनयू पहुंच पाते हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं। और ये मुट्ठी भर लोग यदि बड़े स्केल पे, बड़ी आबादी पे आम जनता के हक और अधिकार की बात करने लगे तो इससे उनकी नैतिकता का स्तर गड़बड़ होने लगता है। इस बात को आप समझिए कि राजनीति को बार बार ये कह करके कि राजनीति बड़ी गंदी चीज होती है, बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो जो व्यक्ति आपको यह बात कहे उससे पूछिए तो आप अपना वोटिंग राइट सरेंडर क्यों नहीं कर देते हैं? आप अपनी नागरिकता सरेंडर क्यों नहीं कर देते हैं? भारत एक राज्य है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के संविधान का जो पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। तो मैंने वो संघ नहीं है, मोहन भागवत जी वाला है। भारत राज्यों का संघ है। और जब भारत राज्यों का संघ है तो राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। और राज्य जब एक राजनीतिक अवधारणा है तो उस राजनीतिक अवधारणा में इकोनॉमिक्स भी शामिल है, अर्थव्यवस्था भी शामिल है, उसमें संस्कृति भी शामिल है, उसमें हमारा इतिहास भी शामिल है, उसमें विज्ञान की भी बात की गई है, उसमें तमाम तरीके की चीजों को समेटने की कोशिश की गई है। इसीलिए जब आप हिंदुस्तान के अंदर अपने एक छोटे से सवाल को लेकर के आवाज को बुलंद करते हैं, वो आवाज एक राजनीतिक सवाल बन जाता है। और मैंने वो गाना आप लोग सुने ना, आप करें तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला वाला, सुने हैं ना गाना? हमारे उपराष्ट्रपति साहब उस समय उपराष्ट्रपति नहीं थे, उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को राजनीति नहीं करना चाहिए। अब खुद राजनीति करके, विद्यार्थियों का राजनीति करके अभी उपराष्ट्रपति बन गए हैं। मैंने इसको समझिए, अपनी राजनीतिक चेतना को समझना कितना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सीधे तौर पे राजनीति कीजिए, क्योंकि इस पे मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है। स्पष्ट मत ये है कि आपका प्रोफेशन हो सकता है कि आप पुलिस हो, आप मीडिया के साथी हो, आप शिक्षक हो, आप विद्यार्थी हो, आप मजदूर हो, आप किसान हो, आप घरेलू महिला हो, आप कामकाजी महिला हो, आपका पेशा कुछ भी हो सकता है, लेकिन राजनीति आपकी पेशा नहीं होनी चाहिए। राजनीति आपका सरोकार होना चाहिए। इस बात को आप समझिए, क्योंकि राजनीति यदि आपका पेशा हो जाएगा, इसको समझिए, तो जिस पैसे के होड़ में हमारे बेचारे पुलिसकर्मी फंस जाते हैं, हमारे फुल टाइमर भी उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे साथ पढ़ा हुआ लड़का, मेरे बैच का ही अपॉइंटमेंट का लड़का एसएचओ बन गया है और हम अभी सब इंस्पेक्टर बन करके ही घूम रहे हैं। तो उनको रास्ता क्या नजर आता है? उनको रास्ता ये नजर आता है कि ऑफिसर साहब को घूस दे करके अच्छी पोस्टिंग ले लेते हैं, एक दो एनकाउंटर हो जाएगा, अखबार में फोटो निकल जाएगा, उसके बाद हमारा प्रमोशन हो जाएगा।
उसी तरीके से होल टाइमर को भी लगता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, चलो जीवन में कुछ नहीं किया है तो कम से कम चंदा के पैसा से बच्चा को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा लेते हैं। यह जो चोरी की परंपरा है, इस परंपरा में हम आप सब शामिल हैं। और हम आप सब कैसे शामिल होते हैं? क्योंकि समाज की नैतिकता, उसका नैतिक मूल्य यदि बेईमानी पे आधारित हो जाए तो हम सबको बेईमान बनाने की कोशिश की जाती है। और यह जो बेईमानी का धंधा है, याद रखिएगा, जो खीरा चुरा रहा है वो चोर होगा, जो हीरा चुरा रहा है उसको कोई चोर कहने वाला नहीं है। इसीलिए जब नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने नोटबंदी के खिलाफ सवाल उठाया उनको चोर कह दिया गया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि एसबीआई के बाहर 100 से ज्यादा लोगों ने जो अपनी जान दी है, क्या वो चोर हैं? यदि वो चोर हैं तो विजय माल्या कौन सदाचारी है? यह सवाल सरकार से पूछना चाहिए। यह जो परिस्थिति समाज के अंदर आज पैदा की गई है, जहां आपको बेईमानी की उस होर में शामिल करा दिया जाता है और कहा जाता है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी की भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा हो, और हमको आपकी बातों पे पूरा भरोसा है। जब आपने कहा था कि हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके सारे भ्रष्टाचारियों को आपने भाजपा में शामिल करा लिया है। कितना बवाल हुआ था कि मुकुल राय ने जो है ये घोटाला, वो घोटाला, चीट फंड, शारदा स्कैम, पता नहीं क्या क्या चला था। अब आजकल मुकुल राय साहब भाजपा के गणमान्य नेता हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक और घोटाला याद होगा, 2G मतलब वही दूर संचार वाला घोटाला। दूर संचार घोटाला के अगर कोई एपी सेंटर इस देश में रहे हैं तो वो माननीय सुखराम जी रहे हैं, जिनके सुपुत्र को आजकल भाजपा में कारपेट बिछा करके शामिल कराया जा रहा है। आखिर मसला क्या है? मसला यह है, मैं समझता हूं, इसको समझिए कि एक बार हम अपने एक दलित जो चिंतक भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने एक अलग तरह की बात कही और मैं उसको आज समझने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं देख रहा हूं कि अगर आप इधर हैं तो भ्रष्ट हैं, उधर जाते ही आप सदाचारी हो जाते हैं, आप राष्ट्रहित के कार्य में शामिल हो जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक बात कही, तो उन्होंने कहा कि यदि इस देश में करप्शन नहीं होता तो आम लोगों का काम नहीं होता। तो मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि वो कहना क्या चाहते थे। वो एक्चुअली कहना ये चाहते थे कि जो आम लोग हैं उनके खिलाफ सबसे बड़ा करप्शन तो इस देश के नीति निर्माता करते हैं। नीति निर्माता कैसे करते हैं कि मान लीजिए ये सामने वाली सड़क किसी कंपनी को बनाने के लिए ठेका पे दे दिया गया, कंपनी ने वो सड़क बनाई और यहाँ पे एक टोल प्लाजा लगा दिया और तब तक टोल प्लाजा वसूलता रहता है, तब तक टोल वसूलता रहता है जब तक कि उसे 50 गुना कमाई ना कर ले। और इसका एक छोटा सा हिस्सा नौकरशाही को दे देता है, जो लोकल थाना होगा उसको दे देगा, जो अधिकारी होंगे उसको दे देगा, और जो नेता होंगे, अब इत्तेफाक से एनएचआई के मंत्री भी महाराष्ट्र के ही हैं, उनको दे देगा। उसके बाद वो जनता से टोल वसूलता रहेगा और इस पे कोई जनता सवाल नहीं उठाती है। कहने का मतलब यह है कि जो नीतियों का भ्रष्टाचार होता है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है। जब सरकारी स्कूल के मिड डे मील को खा जाया जाता है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है। जब इस देश के अंदर जो आम लोगों के हक अधिकार की बात की जाती है चुनाव में, और चुनाव में जीत कर आते ही उन नारों को भुला दिया जाता है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है। और भ्रष्टाचार को स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक बात कहा कि सपोज कीजिए कि मैं एक बीपीएल परिवार का आदमी हूं और मुझे बीपीएल कार्ड बनवाना है, तो मैं किसी अधिकारी को पैसा दूंगा और वो मेरा बीपीएल कार्ड बनवा देगा। तो मैं ये समझता हूं कि इस देश की गरीब जनता करप्शन से ही अपना काम चला रही है। और एक बड़े लेवल का जो करप्शन होता है उससे उनको नुकसान होता है, लेकिन एक छोटे लेवल के करप्शन से वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर पाते हैं। तो हम बोले सर छोटे लेवल के करप्शन की बात होती है, बड़े लेवल की करप्शन की बात नहीं होती है। तभी उन्होंने कहा कि बेटा भ्रष्टाचार होने से ज्यादा खतरनाक होता है बेईमान होना, और भाजपा भ्रष्टाचारी है कि नहीं है लेकिन बेईमान जरूर है, इस बात को तुम समझ लो। अब ये मान लीजिए कि मैं एसएचओ हूं और मैंने पैसा लेकर के आपका केस रफा दफा कर दिया, तो काम कर दिया ना भाई, है? काम किया कि नहीं किया? अब वोट लेकर के
अच्छा दिन का वादा दिखा करके, खाता में 15 लाख रुपया पहुंचाने का वादा करके, जय श्री राम का नारा लगा करके नाथुराम का मंदिर बना दे, वो आदमी बेईमान है कि नहीं, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और एक बात, भ्रष्टाचार इस देश के अंदर जानबूझ करके लाई गई है, और जो लोग भ्रष्टाचार को जानबूझ करके लाए हैं, वो भ्रष्टाचार को हमेशा सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना करके रखते हैं, और जो ही चुनाव खत्म होता है, भ्रष्टाचार जो है वो सदाचार में तब्दील हो जाता है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं गरीब का बेटा हूं, इसीलिए लोग मुझे प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। लगता है अभी भी प्रधानमंत्री जी चुनाव के मोड में हैं। भाई साहब, आप प्रधानमंत्री हैं, लोग आपको देखना चाहे ना चाहे, लेकिन आप ही इस देश के प्रधानमंत्री हैं। सवाल यह बनता है कि आप यदि गरीब माँ के बेटे हैं, मैं उनकी माँ की बहुत इज्जत करता हूं, और मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है कि गाली देना है तो मुझे दो, जो भी कहना है मुझे कहो, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ कहते हो या मेरे बहन को कुछ कहते हो, ये सबसे खतरनाक मानसिकता है। मेरे ऊपर पत्थर फेंक दो, जूता मार दो, लेकिन माँ बहन की गाली देना गलत बात है। इसीलिए मोदी जी से मेरी वैचारिक भिन्नता है, वैचारिक टकराहट है उनके साथ, लेकिन उनके माता पिता और उनके परिवार की मैं उतनी ही इज्जत करता हूं जितनी इज्जत मैं देश के किसी दूसरे नागरिक का करता हूं। आप इंसान के साथ मतभिन्नता रखिए, उससे वैचारिक मतभेद रखिए, उससे खूब गर्मा गर्म बहस कीजिए, लेकिन यदि वो बीमार पड़ जाए तो उसको उठा करके सबसे पहले आप ही हॉस्पिटल पहुंचाइए, ये मानवता है। वैचारिक विरोध होना एक बात है, लेकिन किसी के खिलाफ नफरत होना, ईर्ष्या होना, मैं समझता हूं कि इसके आग में कभी भी इंसानियत को नहीं जलना चाहिए, न जलाना चाहिए। इसीलिए जब वो कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, ये सच बात है कि वो गरीब के बेटे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी, अब आप प्रधानमंत्री हैं, और जब आप प्रधानमंत्री हैं तो ये गरीब का बेटा आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि आपकी 3 साल, साढ़े तीन साल हो गया ना, बुरा दिन आसानी से कटता नहीं है भाई साहब। तो इतने दिनों में आपने किया क्या है, ये सवाल है। पिछले 16 महीने में 19 बार रसोई गैस की कीमत बढ़ाई गई है। पिछले 16 महीने में, इसकी गिनती भी नहीं है मेरे पास, और झूठ का आंकड़ा हम प्रस्तुत करेंगे नहीं। झूठ का आंकड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं, मैं तो नहीं प्रस्तुत कर सकता। और ये मैं बोल रहा हूं, आप भाषण जाकर के सुन लीजिएगा। जब भी आपका दिल ना लगे और आपको हंसने का मन करे, तो पहले जो है आप माननीय प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, और भाषण सुनने के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मोदी जी, मुख्यमंत्री मोदी जी का भाषण सुनिए। पीएम मोदी से लेकर के सीएम मोदी तक आनंद ही आनंद है। किसी भी सवाल पे जीएसटी पे उनका भाषण सुन लीजिए, तो अभी प्रधानमंत्री का भाषण, पीएम का भाषण सुनिए, पीएम के मन की बात, और फिर जो है सीएम के मन की बात सुन लीजिए। आपको लगेगा कि एक ही तन में कितने मन हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि हम 3 लाख करोड़ काला धन वापस लाए हैं। वाह वाह, बजाओ ताली, 3 लाख करोड़ धन आ गया है। जब 3 लाख करोड़ आप ले आए मोदी जी, अब आप बताइए कि आपके पास पैसा है पॉकेट में, है 200 रुपया है, और आपको समोसा खाने का मन है, तो आप दोस्त को कहेंगे कि हमको 50 रुपया उधार दे दो, हमको समोसा खाने का मन है। मोदी जी कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ धन वापस आ गया। अरे मेरे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, अगर 3 लाख करोड़ काला धन वापस आ गया, तो जापान से 1 लाख करोड़ वापस लेकर के, कर्जा लेकर के बुलेट ट्रेन बनाने की क्या जरूरत है? बुद्धि की बलिहारी है, और बुद्धि जब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो बेकार हो जाता है। भरे हुए घड़े में यदि आप पानी डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? बाहर गिर जाएगा। तो इतनी बुद्धि इनके पास है, इतना ज्ञान इनके पास है, और इतना ये बोलते हैं कि उन बातों का ही यदि आप ठीक से विश्लेषण कर लें
तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। मोटा मोटा बात कीजिए, आपको समझ में आएगा। बाकी छोड़ दीजिए, बाकी वो बहुत कुछ बोलते हैं। मोटा मोटा बात कीजिए कि जब आप बाजार जाते हैं तो क्या आपको महंगाई महसूस होती है कि नहीं होती है? आपके महसूस होने से क्या होता है? आप तो एंटी मोदी हैं। जो मोदी भक्त हैं, हालांकि मैं उनको भक्त नहीं मानता हूं, क्योंकि भक्त तो भगवान के होते हैं ना, शैतान की भी भक्ति होती है क्या? तो जो उनके समर्थक हैं, उस समर्थक को आप पूछिए कि चलो हम तो एंटी मोदी हैं यार, क्या करोगे, तुम्हारी नजर में एंटी नेशनल भी हैं, हमारे लिए तो महंगाई है, तुम्हारे लिए क्या है, अच्छा दिन है क्या जब टमाटर 200 रुपए किलो मिल रहा है? ये सवाल पूछिएगा। ये भी सवाल पूछिएगा उनसे कि जीएसटी आने के बाद बरखुरदार तुम्हारा क्या है हाल? जीएसटी आने के बाद बरखुरदार क्या है तुम्हारा हाल? ये सवाल उनसे पूछिएगा। और मैं कह रहा हूं कि ये दोनों नीतियां, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, इस देश के जो छोटे मंझोले उद्योगपति, व्यापारी, किसान, मजदूर और इस देश की मेहनत कश आवाम को पूरे तरीके से तबाह करने के लिए लाया गया है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। पहले क्या कहा गया कि 500 और 1000 का नोट बेकार हो गया है, जल्दी से आप बैंक खाते में जमा कर दीजिए। लोग इमीडिएटली बिना सोचे समझे कि भाई हमारे पास तो काला धन नहीं है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, लोग तुरंत जो है अपना काला धन जमा करके गुलाबी धन प्राप्त करने के लिए लाइन में लग गए। अरे 2000 का नोट गुलाबी रंग का ही है ना, तो गुलाबी धन लेने के लिए लोग लाइन में लग गए। मेरी बड़ी संवेदना है उन बैंक कर्मचारियों के प्रति जिनको ओवर टाइम करने के चलते जान देना पड़ा, उन आम लोगों के प्रति जिनको लाइन में लग करके अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ लोग तो इससे उनको वो मतलब सदमे में चले गए कि अब हमारे पास जो 50,000 रुपया है ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अरे भाई साहब, जब लोगों का 9,000 करोड़ रुपया बदल गया तो आपका 50,000 क्यों नहीं बदलेगा? लेकिन लोग पैनिक हो गए। पैनिक एक्चुअली उनको किया गया, इसलिए किया गया कि जो पैसा कैश सिस्टम से बाहर था उसको बैंकिंग सिस्टम में और कैश सिस्टम में दोबारा लाना था। और यह पैसा इसलिए लाना था कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, अभी फिर से एक नया आंकड़ा आया है, अंबानी जी फिर से देश के सबसे बड़े पूंजीपति हैं। अरे जिसके पीठ पे प्रधानमंत्री का हाथ और जिसके पीठ पे उनका हाथ, उनका क्या साथ, उनका ही साथ, उनका ही विकास, क्या कर लीजिएगा। तो विकास हुआ है बहुत बढ़िया। और इस कैश सिस्टम में पैसा लाने का कारण यह था कि इस देश के अंदर जो कैश का प्रॉब्लम हो रहा है और जो फिनेंस कैपिटल है उसको जो क्राइसिस हो रही है उसको बेल आउट पैकेज दिया जा सके। अब बेल आउट पैकेज का मतलब यह होता है कि सपोज कीजिए कि कोई दुकानदार आपके यहां धंधा करने के लिए आया और सामान, मान लीजिए ये टोपी है, इस टोपी को हमारे यहाँ तो लोग गांधी टोपी कहते हैं, आपके यहाँ चंदू टोपी कहते हैं। कितना डाइवर्स है हमारा देश। हालांकि गांधी कभी टोपी लगाया नहीं, नेहरू टोपी लगाया करते थे, नाम गांधी टोपी था। मान लीजिए ये टोपी है, इसकी लागत 2 रुपए है, इसको बाजार में 10 रुपए में बेचा गया और वो 8 रुपए आराम से मुनाफा कमा रहा था। कुछ दिन के बाद उसने जाकर के जो आपके नगर पालिका के अध्यक्ष थे उनको जाकर के कहा कि देखिए चेयरमैन साहब, आपको चुनाव में हम बहुत पैसा खिलाए हैं और आप खूब दारू बांट करके जो है आप चुनाव जीते हैं, तो आप हमारे लिए कानून बनाइए। तो कैसा कानून? आप ये कानून बनाइए कि लोग हमारे यहाँ से अनिवार्यतः टोपी तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, साथ में उनको 2 रुपया हमको दुकान को और सुंदर बनाने के लिए योगदान देना पड़ेगा। अब चेयरमैन साहब को अगली बार भी चुनाव जीतना है, क्योंकि अगली बार भी उनको उसी से चंदा लेना है। तो चेयरमैन साहब ने ये जो है कानून बना दिया। होता यह है कि इस देश के जो पूंजीपति हैं उनको जब तथाकथित तौर पे कोई नुकसान होता नहीं है, तो मैंने राजनीति एक ऐसा धंधा है जिसमें नुकसान होता ही नहीं है। तथाकथित तौर पे उनको जो नुकसान होता है उस नुकसान की भरपाई जनता के टैक्स के पैसे से की जाती है। उसी को बेल आउट पैकेज कहते हैं ये लोग। अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनी लुट गई, लेहमैन ब्रदर बर्बाद हो गया, उसको 7,000 अरब डॉलर का जो है बेल आउट पैकेज दिया गया था। मतलब क्या है? मतलब ये है कि नोट उनका, वोट आपका, कानून की गद्दी पे बैठे हैं वो आपके द्वारा और कानून बना रहे हैं वो उनके लिए। ये जो सत्ता का तंत्र है इसको हमको समझना पड़ेगा। और उसमें आपको कहा जाएगा कि आप अपने रसोई गैस का सब्सिडी छोड़ दीजिए और
ये बात किस देश के पूंजीपतियों को नहीं कही जाएगी कि आप अपना बेल आउट पैकेज छोड़ दीजिए। उल्टे उनके लिए क्या किया जाएगा? उल्टे उनके लिए कर्ज की माफी की जाएगी। अब कर्ज की माफी की बात करता हूं तो फिर से नासिक याद आता है। यही वो धरती है जहां सबसे पहले किसानों ने कहा कि कर्जा नहीं देंगे, नहीं देंगे कर्जा, क्योंकि तुम्हारे लिए अनाज पैदा करते हैं और जब हम अन्नदाता हैं तो अगर हमारे ऊपर कर्ज है तो ये कर्ज हमारा नहीं है, ये समाज का कर्ज है, इसलिए सरकार को पे करना चाहिए। किसानों की कर्ज माफी करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। गरीब विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए हमारे पास विद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं है। गरीब लोगों का इलाज हो सके उसके लिए हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। गरीब लोग चल सकें ऐसी कोई ट्रेन नहीं लाई जा रही है साहब, जिस पे इस देश का आम इंसान यात्रा कर पाए। ये जो सवाल हैं, इन सवालों पे जनता एकजुट हो और एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाए और यह लड़ाई इस तिरंगा को बचाने की लड़ाई हो। इसमें बात लाल सलाम और जय भीम की नहीं है। अभी मैं दत्ता देशमुख जी के कार्यक्रम से आ रहा हूं। दत्ता देशमुख साहब जब विधायक थे, उनके साथ एक और विधायक थे, उन्होंने 52 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वोट किया था और उनके वोट करने के चलते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राज्यसभा पहुंचे थे। और यह बात बार बार बोली जाती है कि लेफ्ट और अंबेडकराइट की दोस्ती नहीं हो सकती है। अरे आप मत कीजिए ना। जो लोग एकेडमिक्स में बैठे हैं, जिनको राउंड टेबल डिस्कशन करना है, चाहे वो तथाकथित मार्क्सवादी हो या अंबेडकरवादी हो, आप अपना अपना कुर्सी अलग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जय भीम और लाल सलाम की एकता, किसानों के कर्ज माफी के सवाल पे, मजदूरों को उनको मिनिमम वेज दिलाने के लिए और इस देश की जो तथा कथित दलित जनता है, जो कि जनता है, जो दलित नहीं है, जिसको बराबरी का अधिकार दिया गया है, उसके आत्मसम्मान पे सड़कों पे ये जय भीम लाल सलाम की यूनिटी जनता बना करके लाएगी। ये सवाल मैं आपको कहना चाहता हूं। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, इतिहास उठा करके देख लीजिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह बात बहुत जोर दे करके कहा है कि जिनको इतिहास की समझ नहीं होती है, जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं समझती है, इतिहास उनको भुला देता है और वो कभी इतिहास नहीं बना पाते हैं। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ये एकता संघर्षों में बनती है और उस एकता को संघर्षों में बनाने की जरूरत है। कन्हैया कुमार से आपको दिक्कत हो सकती है, लाल झंडा के किसी नेता से आपकी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आप डांगे साहब और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में कुछ बहस को ढूंढ करके ला पाते हैं। अब डांगे साहब भी तो इधर के ही थे ना, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है आंदोलन भी यहीं से शुरू किए थे। तो आप सिर्फ और सिर्फ असमानता को ढूंढ के मत निकालिए, क्योंकि असमानता पे राजनीति करने वाले वो मनुवादी लोग हैं, वो सावरकर के लोग हैं। यदि आप अंबेडकर के लोग हैं तो आपको समानता की बात करनी पड़ेगी, आपको असमानता की बात करने की जरूरत नहीं है। और अभी संभाजी महाराज गाना गा रहे थे। जो गाना ये महाराष्ट्र में गाते हैं वही गाना हम लोग जेएनयू में गाते हैं। बात सिर्फ राजनीतिक एकता की नहीं है, बात सिर्फ आंदोलनों की एकता की नहीं है, बात सांस्कृतिक एकता की भी है। और इस सांस्कृतिक एकता में जो हम कहते हैं वो समानता की बात है, जो हम कहते हैं वो लोगों की बात है, जो वो कहते हैं वो असमानता की बात है और वो इतिहास को भुलाने की बात है। और इतिहास को यदि याद करते हैं तो याद रखिएगा कि आज इतिहास को इसलिए नहीं कुरेदा जा रहा है कि आपके वर्तमान को सुंदर बनाया जाए और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य को बेहतरीन बनाया जाए। इतिहास इसलिए कुरेदा जा रहा है कि आप अपने वर्तमान के सवाल को भूल जाएं। और आज वर्तमान का सवाल क्या है? क्या वर्तमान का सवाल यह है कि मंदिर कहां बनना चाहिए? वर्तमान का सवाल यह है कि ताजमहल क्या है? वर्तमान का सवाल यह है कि मुगल हारे थे कि जो है महाराणा प्रताप जीते थे? वर्तमान का सवाल क्या है? वर्तमान का सवाल यह है कि रोहित वेमुला की मां को आज तक न्याय क्यों नहीं मिला है? वर्तमान का सवाल है कि इस देश के अंदर किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं वो आत्महत्या क्यों नहीं रुक रही है? और उसी किसान और मजदूर के जो बच्चे हैं उनको आज भी आतंकवाद के नाम पे बलिवेदी पे क्यों चढ़ाया जा रहा है? उनकी शहादत क्यों हो रही है? वर्तमान का सवाल यह है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों नहीं रुका है? और आज भी डेल्टा
के साथ जो अत्याचार राजस्थान के अंदर किया गया है उसको न्याय क्यों नहीं मिला है। और इन तमाम सवालों को जब हम जोड़ करके देखते हैं तब एक बात कही जाती है, और वो बात मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहता हूं कि आज कहा जा रहा है कि यदि आप भाजपा में हैं तो आप राष्ट्र के खिलाफ हो ही नहीं सकते हैं। ये वही आर्गुमेंट है जो आर्गुमेंट राजस्थान के अंदर जब भवरी देवी के साथ बलात्कार किया गया तो माननीय न्यायालय ने कहा कि जिसके ऊपर भवरी देवी आरोप लगा रही हैं ये आरोप सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऊंच जाति के लोग हैं, ये अछूत के साथ बलात्कार कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये छूना जरूरी नहीं समझते हैं। साहब, आज देश को, इस देश की संरचना को, देश की परिभाषा को और देश के लोगों को यह बात समझना पड़ेगा कि देश क्या है। और यह बात अगर हमसे पूछा जाए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और इस देश के अंदर वो तमाम लोग जो जनता की मुक्ति की बात करते हैं उनको उद्धृत करके मैं कहूं तो देश देश के लोगों से बनता है। और जो लोग भी देश के लोगों के खिलाफ नीतियां बना रहे हैं, उनके विरुद्ध जो पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, वो सबसे बड़े देशद्रोही है। बात हम लोगों को समझना होगा। और इस बात को जब हम समझते हैं तो हमको यह भी समझना पड़ेगा कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे कैसे। ऐसा तो नहीं होगा कि हम नासिक आए हैं, आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं और आपके बीच में हम कुछ बोल दिए और इसके बोलने से ये सारी की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। हमको ये समझना, बैठ जाइए। हम लोग बहुत शांत आदमी हैं, बैठ जाइए, एकदम आराम से बैठ जाइए। देखिए, तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना, हल्ला बवाल करना, और कहते हैं ना कि अब्दुल्ला की शादी में क्या है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है चीजों को पढ़ना, आपके टैक्स के पैसे से पढ़ते हैं, चीजों को समझना, समझ करके सवाल खड़ा करना और उन सवालों पे संघर्ष करना। इसलिए हमको अपनी नीति बहुत अच्छे तरीके से पता है। जो उछल कूद रहे हैं उनको जवाब हमने दे दिया है। कि मैं गया था संगनेर, वहां पे कहा कि कुछ लोग आए थे और बोले क्या कि इसके ऊपर ये देशद्रोही है। मैंने आरोप की तो बात ही छोड़ दीजिए। मुझे बोले ना मोदी जी मैं ही विकास हूँ, तो आजकल ये लोग जो है प्रमाण पत्र लेकर के घूमते हैं कि मैं ही अदालत हूँ। अरे भाई, तुम अदालत नहीं हो, अदालत अपनी जगह पे है। तो उनको हमने एक चीज पूछा कि अगली बार जब वो आपको संगनेर के बाजार में मिले तो उनसे पूछिएगा कि बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट वहीं का है। तो मेरे सामने प्रोटेस्ट करने की बजाय भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट के घर के सामने ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं कि अभी तक जो है चार्जशीट क्यों नहीं फाइल किए हो। हम बोले थे ना कि कांस्टेबल को चोर कहना आसान है, कन्हैया कुमार को देशद्रोही कह देना बहुत आसान है। हिम्मत है तो जो गरीबों के खिलाफ रसोई गैस का दाम बढ़ाया गया है, एक एक भ्रष्टाचारियों को जो भाजपा में शामिल कराया गया है, उस पे एक फेसबुक पोस्ट लिख करके दिखाओ, तुम्हारा प्रधानमंत्री तुमको वापस जेल में डाल देगा। ये चैलेंज मैं तुमसे करता हूं। सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। और अभी तो बोले हैं ना शिवराज सिंह आकर के, जब व्यापम से उनका नाम हटाया गया कि सांच को आंच नहीं, मोदी जी भी बोले थे सत्यमेव जयते, तो कम से कम मेरे ऊपर नहीं तो शिवराज सिंह चौहान पे तो भरोसा कर लो यार। मैं ये सवाल बार बार पूछ रहा हूं कि हमारे सवालों का जवाब दो, और हमारे ऊपर अगर कोई गैर कानूनी होने का आरोप है तो कानून को निर्बाध तरीके से अपना काम करने दो। और हमको तुम पे नहीं, तुम्हारी सरकार पे नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरासत और इस देश के संविधान पे भरोसा है, इस देश की आम जनता पे भरोसा है कि आप झूठ बोल सकते हैं। झूठ बोल करके आप थोड़ी देर के लिए लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आम के पेड़ के नीचे बबूल बोलने से आम जो है वो बबूल में तब्दील नहीं हो जाता है। यहाँ नासिक में अंगूर की खेती होती है ना, जाकर के किसी दिन ट्राई कर लेना, अंगूर के जो है लता के नीचे खड़ा होकर के बोलना कि सेब है सेब है सेब है, और 100 बार बोलना और देखना कि अंगूर सेब हो जाता है। तुमसे हमको कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम जो सवाल उठा रहे हैं उस सवालों को समझो, और यह सवाल सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, यह सवाल इस देश का सवाल है।
कि इस देश के अंदर जो बेरोजगारी है, उनको जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की गई है, वो रोजगार क्यों नहीं दिया गया है? क्यों एक एक करके जो सरकारी शिक्षण संस्थान है उसको बर्बाद किए जा रहे हैं? इन सवालों को पूछो। क्यों महंगाई बढ़ रही है? क्यों भ्रष्टाचार के आरोप में जो छोटे लेवल के कर्मचारी हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाया जा रहा है? ये सवाल पूछो। और ये भी सवाल अपने आप से पूछना कि जब दिल करे सिर्फ मेरे मन की बात मत सुनो, अपने दिल की बात करने की जब भी इच्छा हो, संवाद की बात करने की जब भी इच्छा हो, तो आमने सामने बैठ करके इस देश के धर्म पे, हिंदू धर्म पे, इस्लाम पे, हिंदुत्व पे, राष्ट्र पे, देश पे जब जी चाहे हमसे बहस कर लेना। या तो तुम मेरे तर्कों को मान लो या मेरे तर्कों को मैं तुम्हारे तर्कों को मान करके जो सच होगा उस रास्ते पे निकल पड़ेंगे। ये सवाल मैं तुमसे कहना चाहता हूं। सच में और बहस में ताकत होनी चाहिए। मैं ये सवाल बार बार उठाता हूं, एक बुनियादी सी सवाल कि क्या इस देश के अंदर पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को अपने हक और अधिकार का सवाल उठाने का हक है कि नहीं है? ये बात मैं पूछना चाहता हूं। कितने दिनों तक तुम पानसारे, दाभोलकर और कुलवर्गी और गौरी लंकेश जैसे लोगों की आवाज को दबाते रहोगे? या आवाज दबाई नहीं जाती है? और संस्कृति और धर्म की ही बात कर लें तो मैंने बार बार कहा है कि जो तुम लेकर के घूम रहे हो प्रतीक, वो प्रतीक भी तुम्हारे नहीं हैं। यह शिवाजी महाराज की धरती है। अभी जब मैं उनको माला चढ़ा रहा था तो एक बात मुझे याद आ रही थी। शिवाजी कौन होता है किताब डॉक्टर पानसारे साहब ने लिखा है, और शिवाजी के डिटेल में जब हम जाते हैं तो यह बात हम जानते हैं कि शिवाजी जी का जब राज्याभिषेक का मसला आया था तो यहाँ के जो तथाकथित ब्राह्मण हैं उन्होंने उनको राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था। और दूसरी बात, तुम विवेकानंद की बात करते हो। विवेकानंद जब धर्म संसद में बात रखने के लिए गए थे तो शंकराचार्य ने उनको हिंदू का सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। फिर एक बौद्ध भिक्षु ने उनको बौद्ध होने का सर्टिफिकेट दिया था, तब वो हिंदू धर्म पे भाषण देकर के आए थे। इतिहास को खंगालो मेरे दोस्त, और इतिहास को जानने और समझने का प्रयास करो कि इतिहास को आज जिस तरीके से तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है उसकी साजिश यह है कि हमारे वर्तमान के सवालों को गुमराह किया जा रहा है। राम के नाम पे जो नाथुराम की मंदिर बनाई जा रही है, इस राजनीति को समझो मेरे दोस्त। ये आग लगाने की राजनीति है, नफरत की आग में लोगों को जलाने की राजनीति है। हम मोहब्बत के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम देश को जोड़ने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं बात में कह रहा हूं कि सिर्फ बात कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है। इस देश के नौजवानों को, प्रगति पसंद लोगों को, चाहे उनका झंडा नीला हो, तिरंगा हो, लाल हो, हरा हो, कोई भी उनका झंडा हो, आज इस देश के ऊपर जिस तरीके का फांसीवादी डिजाइन थोपने की कोशिश की जा रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में यह बात भुला देने की कोशिश की जा रही है कि हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है। उस विविधता को जिस तरीके से खंडित करने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं हम तमाम रंग के लोगों को अपना अपना पेशा ईमानदारी से निभाते हुए, चाहे हम गायक हों, चाहे हम शिक्षक हों, चाहे मीडिया में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे विद्यार्थी हो, किसान हो या जवान हो, हम अपने आप को एक चट्टानी एकता के सूत्र में बांधें और आने वाले चुनाव में सिर्फ यह बात तय करें कि इस देश में चुनाव संविधान के लिए होता है। इस देश के अंदर चुनाव में हम उन शक्तियों को पराजित करेंगे जो संविधान को ही बदल देना चाहते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खारिज कर देना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, यह जो यूनाइटेड फ्रंट की बात है, जिसमें हम तमाम लोगों को अपनी जो भिन्नता है, जो हमारी मत भिन्नता है, उसको भुला करके एकजुट होना चाहिए। क्योंकि मत भिन्नता का यदि आप बात उठाएंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयपाल मुंडा के साथ संविधान सभा में बहुत तगड़ी डिबेट हुई थी। बहुत ऐसे सवाल हुए हैं जहां पे पेरियार और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी डिबेट हुआ है। वो सवाल भी है जहां अपने आप को मार्क्सवादी कहने वाले और अम्बेडकरवादी कहने वालों के बीच में डिबेट हुआ है। वो ऐसा सवाल दिखता है जहां आपका कांग्रेस और दूसरे लेफ्ट पार्टियों के बीच में भी डिवीजन होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ये डिवीजन और ये मत भिन्नता इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आपके सामने इंसानियत का कत्ल होता रहे और आप अपना अपना मत पकड़ करके बैठे रहें। इसीलिए आज हमको एकता के सूत्र में अपने आप को पिरोने और बांधने की जरूरत है। और मन की बात तो वो भी कर रहे हैं,
काम की बात में, संघर्ष की बात में हमको मैदान जंग में उतरना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सर्वांनी खाली बसायचं आहे, सर्वांनी खाली बसायचं आहे। या ठिकाणी कन्हैया कुमार आपल्या समोर आजादीचे नारे देतात। सही बात है। जब आज गुलाम मानसिकता लोगों के बीच में फैलाई जा रही है तो आजाद देश में आजादी की जरूरत है और उस आजादी के उद्घोष की जरूरत है। तो हम क्या चाहते हैं? हक हमारी है जान से प्यारी, है प्यारी